नमस्कार जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਕੈਟਰ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਨਰਜੋਤ ਦੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ कुछ आप आयुर्वेदिक सिस्टम के आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो साढ़े लुधियाना शहर के बहुत ही काबिल ते बहुत सीनियर डॉक्टर आयुर्वेद स्पैशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र वात्स्यन जो कि तकरीबन 40 साल तो लगातार अपनी सेवावां निभाते आ रहे हैं। आओ असीं आपां उन्हां कोलों आयुर्वेद के रिगार्डिंग अपने सेहत को किवें ध्यान रख सकते हैं पेट बीमारियों के उन्हां दी जानकारी आपां लईए। मैं डॉक्टर रविंद्र वात्स्यायन, डायरेक्टर संजीवनी आयुर्वेदशाला रोज़ गार्डन लुधियाना से आप सबका स्वागत करता हूं। और साथ ही जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो 28 जुलाई को आ रहा है उसके लिए भी आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं भेज रहा हूं। मैं पिछले 45 साल से करीब कोई लुधियाना में आयुर्वेद के जरिए अपने देश की सेवा कर रहा हूं और इसके साथ साथ ही मैं गुरु शिष्य परंपरा से आयुर्वेद पढ़ाता भी हूँ। और ईश्वर की कृपा से मेरे से पढ़े हुए बहुत से स्टूडेंट डिफरेंट सिटीज़ में आयुर्वेद के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी डॉक्टर अंशु वात्स्यायन, बेटा डॉक्टर गौरव वात्स्यायन और उनकी पत्नी डॉक्टर निहारिका वात्स्यायन भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस में अपने आप को रखा हुआ उन्होंने। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली आयुर्वेद के बारे में जिक्र करूंगा कि हर सभ्यता संस्कृति की अपनी अपनी चिकित्सा पद्धतियां हैं और हमारे देश में प्राचीन पद्धति जो हमारे अपने देश की है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब ही ये है कि जिसमें आयु का ज्ञान हो, आयुर्वेद, वेद का मतलब जानना, उसे आयुर्वेद कहते हैं। और ये भी माना जाता है कि जब सृष्टि बनी, जब इंसान इस धरती पे आया तो सबसे पहले उसने यही सोचा कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। जो जो सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ उसके साथ साथ ही उसने अपने वातावरण से अपने इर्द गिर्द सब चीज़ों को पहचानना शुरू किया और उसी में से जीवन के स्वस्थ रखने के जीवन को स्वस्थ रखने के लिए उसने हल निकालने शुरू किए। और इसी तरीके से धीरे धीरे आयुर्वेद का भी विकास हुआ और आयुर्वेद की अपनी फिलॉसफी और अपना दर्शन शास्त्र है जो मानव मात्र की सेवा के लिए ऋषियों ने हम सबको दिया है। और ये एक यूनिवर्सल ज्ञान है, ऐसा नहीं कि ये कोई चीज़ सिर्फ भारत के लिए है, ये पूरे मानव मात्र की भलाई के लिए इसका सृजन किया गया है। तो अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा जो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जो इसका बनता है वो है लीवर में सूजन आ जाना। लीवर यानी कि जिसे आयुर्वेद ग्रंथों में यकृत कहा गया है। यकृत का अर्थ, उसका भी शाब्दिक अर्थ जो है वो ब्लड, जो रक्त है, उससे इसी लफ्ज़ का ओरिजिन होता है। और हम सब ये जानते हैं कि यकृत और लीवर और उसका खून से क्या संबंध है। चूँकि यकृत और लीवर
शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है और लिवर इतने फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड लिवर ही है। तो लिवर को स्वस्थ रखना, लिवर स्वस्थ रहे, न केवल डाइजेशन बल्कि शरीर के और ऐसे बहुत से मेटाबॉलिक फंक्शन हैं जहाँ हेल्दी लिवर की ही हमको जरूरत पड़ती है। और लिवर के साथ जो उसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स बाकी साथ आ जाते हैं, उसके एंजाइम साथ आ जाते हैं, उन सबको बैलेंस रखना, उन सबको सही मात्रा में रखना, उनकी फंक्शनिंग ठीक रखना, यही इस दिवस के लिए हमारा संदेश होना चाहिए। और जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस को भी आयुर्वेद ग्रंथों में जो लिखा गया है, तो आजकल जो मॉडर्न जो रिसर्च है उसके आसपास ही चलती है, कोई ज़्यादा फर्क उस चीज़ में नहीं आया है। तो हेपेटाइटिस, अगर मैं मॉडर्न व्यू से हेपेटाइटिस कहूँ तो हेपेटाइटिस की बहुत किस्में हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से वायरस के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। लेकिन आयुर्वेद ग्रंथों में इसको यकृदाल्योदर, लिवर का एनलार्जमेंट हो जाना और या लिवर की स्ट्रक्चर में चेंज आना, और उदर रोग जो जनरल एब्डोमिनल डिजीज हैं उसमें भी लिवर डिजीज का वर्णन किया गया है। अब जो हेपेटाइटिस है उसके कारण भी ग्रंथों में यही लिखे गए हैं कि जो व्यक्ति अपने खान पान में संयत नहीं है, जो आपकी दिनचर्या में संयत नहीं है, या जो इंडिस्क्रिशन ऑफ डाइटरी हैबिट्स और जो डेली रूटीन उसमें जो आदमी परहेज नहीं करते, तो उनको किसी न किसी तरीके से लिवर की डिजीज हो जाती है। लेकिन अगर हम जो वायरल जो लिवर डिजीज की बात करें तो उसमें जो ए, बी, सी, डी, ई, इस हिसाब से उसकी जो क्लासिफिकेशन वायरस के स्ट्रेन की गई है, तो उस हिसाब से लक्षण भी उनके अलग अलग तरीके से किए गए हैं। जैसे जो हेपेटाइटिस ए है, जनरली ये टाइम लिमिट के साथ होता है जिसमें जॉन्डिस के सिम्टम ज़्यादा होते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है, थोड़ी सी उसकी और एक जिसे कहते हैं कि चिंता करने वाली एक उसकी किस्म है। हेपेटाइटिस सी भी उसी तरीके की है, और इस तरीके से हेपेटाइटिस सी के अलग जैसे क्लासिफिकेशन आती है। तो जो हमारे गलत आहार विहार, और जो आज के युग में हम ये कह लें कि वायरल इन्फेक्शंस, दे कैन बी थ्रू आवर डाइट, थ्रू फॉल्टी लाइफस्टाइल, और गलत खान पान के अलावा गलत इंजेक्शंस लग जाए या ब्लड रूट से या सेक्सुअल कंटैक्ट से, तो ये सब उसी के कारण है। और इसी को ही आयुर्वेद ग्रंथों में इसके पासिंग रेफरेंस के रूप में लिखा गया है। तो जब भी लिवर डिजीज होती है या उसके साथ जॉन्डिस डेवलप होता है, तो जैसे आंखों का पीला हो जाना और यूरिन का कलर का चेंज हो जाना, और मल का कलर का भी, स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है, भूख का ना लगना, और बुखार रहना, या अंग मर्द जिसे कहते हैं जनरल हमारा मेलेज, जो शरीर गिरा गिरा महसूस करना और एक्टिविटीज में फर्क आ जाना, ये जनरल सिम्टम होते हैं। साथ ही जो राइट साइड जो हमारी बॉडी की जो पेट के ऊपर का हिस्सा है वहाँ भी दर्द डिस्कम्फर्ट रहता है, ये जनरल उसके सिम्टम है। बाकी तो सिम्टम उसके क्लिनिकल जो हम उसकी एग्जामिन करते हैं उसके बाद पता लगते हैं, और उसका वायरल लोड कितना है, कौन सा स्ट्रेन, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से पता लगता है। और इसके हिसाब से जब डिजीज पेशेंट को होती है तो उचित उसकी चिकित्सा उसकी लेनी चाहिए। लेकिन जब लिवर डिजीज की हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस जो वायरल के अलावा भी मैं और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आज के युग में जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अल्कोहल या शराब का ज़्यादा सेवन करने से लिवर उसके स्ट्रेन में आया था। क्योंकि जब शराब का सेवन करो, जो सबसे पहले जो ऑर्गन जो उसके घेरे में आता है नर्वस सिस्टम के साथ साथ, वो लिवर है। तो लिवर और शराब की पूरी एक तरीके से दुश्मनी जिसे कह लिए वो है। तो हजारों लोग ज़्यादा मद्दे का सेवन करने के कारण लिवर डिजीज से पीड़ित होते हैं। एक और लिवर डिजीज का यहाँ मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा, वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर आमतौर पे सरसरी तौर पर कोई ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं लगती, और लेकिन आज के युग में जब हमारा खान पान बिल्कुल बिगड़ गया है और रहने का तरीका और लाइफस्टाइल टोटल एक अलग चीज़ होकर रह गई है, तो दिन में हम जितने भी पेशेंट देखें तो सरेरा जब हम उनका कुछ स्कैनिंग वगैरह कराते हैं तो फैटी लिवर उनको यूजली आ जाता है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर तो आम लोग घूमते फिरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैटी लिवर होना नहीं चाहिए, क्योंकि लेटर एज में जाकर यही फैटी लिवर कोई और रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण वो तब चिंता का विषय हो सकता है।
अब रही इसकी बात, इसकी मैनेजमेंट की बात, तो जब भी हेपेटाइटिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो आयुर्वेदिक व्यू पॉइंट से हम सबसे पहले पेशेंट की डाइट को चेंज करते हैं, उसकी डाइट का अध्ययन करके उसे भारी तली चीज़ें खाने से मना करते हैं और लाइट और इजीली डाइजेस्टिबल जो फूड है वो देते हैं। साथ ही जो जैसे जो लिक्विड्स हैं उसमें फलों का रस है, जो विटामिन सी वाले फल ज़्यादा, संतरा, मौसमी, नींबू की शिकंजी, इन चीज़ों का सेवन करवाते हैं। और इसके साथ ही जो मक्खन निकाली हुई लस्सी है वो ग्रंथों में इसका वर्णन है कि ये भी इसको रोगी को देनी चाहिए और बड़ा अच्छा रिजल्ट आते हैं उसके साथ। और उसके बाद लस्सी के साथ साथ हम पेशेंट को गन्ने का रस भी पिलाते हैं। इस मौसम में गन्ना होता है फ्रेश, तो गन्ना मरीज को दिया जाता है। लेकिन उसको ये कहा जाता है कि डाइट उसने बड़ी हल्की डाइट खानी है, जो जल्दी हजम हो जाए, सुपाच्य भोजन हो, उसका भोजन का इस्तेमाल करना है। और जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको अल्कोहल की वीनिंग करवाई जाती है कि अल्कोहल धीरे धीरे अल्कोहल छोड़ना है, क्योंकि अल्कोहल अगर पेशेंट लेता रहे और हेपेटाइटिस साथ हो तो फिर ठीक होने के चांसेस कम होते हैं और बड़े उसके आगे गलत रिजल्ट निकलते हैं। क्योंकि यही चीज़ अगर इसको हम अनट्रीटेड रखें तो बाद में जाकर सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसे ग्रंथों में कुंभ कामला कहा गया, और लिवर के कैंसर तक जाकर भी इसमें सिम्टम्स में आ जाते हैं। और जब हम इसकी चिकित्सा की बात करते हैं तो एक तो उसका प्रिवेंटिव पार्ट है, जिसमें ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जिसके कारण लीवर की डिजीज हो ही ना। उसको मैंने पहले कहा कि गलत खान पान ना रखें, ज़्यादा फैटी डाइट ना लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा और प्राणायाम करें, जिससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है और अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जब ये लीवर की डिजीज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या चिकित्सा लेनी है, तो उसमें भी कुछ ऐसे लीवर की डिजीज हैं जो लगातार काफ़ी उम्र चलती हैं, जो जैसे हेपेटाइटिस सी है, और ऐसे ये तो लॉन्ग टर्म की डिजीज है। जो हेपेटाइटिस ए है ये एक शॉर्ट टर्म डिजीज है, इसे प्रॉपर मेडिसिन दो तो इससे ठीक हो जाती हैं। तो आयुर्वेद के व्यू पॉइंट से जो चिकित्सा के 2-3 पार्ट हैं, एक पार्ट में तो जो सिंगल औषधियाँ हैं, जो हर्ब्स हैं, उनका प्रयोग कराया जाता है। दूसरे पार्ट में जो क्लासिक मेडिसिन जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं उनका प्रयोग कराया जाता है। थर्ड में ऐसा है कि जो बहुत से विद्वान जो हैं वो पेटेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे के साथ शेयर करनी चाहता हूँ कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है, आप इसको ये समझिए कि ये 1 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने किसी लेबोरेटरी में से होकर नहीं ज्ञान आया। इसको एक एक मेडिसिन को इवॉल्व करने के लिए सदियां लगी, कई सदियों तक उनके ऊपर अनुसंधान उन विद्वानों ने किया और ग्रंथों की रचना की और फिर जाकर उसको सबके लिए वो बात कही। तो जो सिंगल औषधियां हैं उसमें जैसे भृंगराज है, बड़ी कॉमन ग्रो करती है, हर आजकल बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है, वाइट ग्रो होती है। कुटकी है, कुटकी आयुर्वेद ग्रंथों में एक फोरमोस्ट मेडिसिन है और कुटकी से आगे भी बहुत मेडिसिन बनती हैं। और भूमि आंवला जिसे बोलते हैं फिलेंथस न्यूरी, और करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर की जो आजकल एक्सपोर्ट इंडिया से भूमि आंवला की, फिलेंथस न्यूरी हर्ब की हो रही है और बाहर के कंट्रीज में उसके ऊपर रिसर्च करके न्यू एलोपैथिक मेडिसिन उसके साथ डेवलप हो रही है। तो इसी तरीके से जिसे हम चिरैता बोलते हैं वो इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो त्रिफला इटसेल्फ इसकी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। हेपेटाइटिस में रेगुलर जो लोग त्रिफला का सेवन करते हैं उनको हेपेटाइटिस होने के चांसेस कम होते हैं। फिर उसके बाद आगे जो पेटेंट मेडिसिन की, पेटेंट मेडिसिन से पहले मैं ग्रंथों में जो और जो औषधियाँ जो कही गई हैं उसमें सबसे बड़ी औषधि जो है वो आरोग्यवर्धिनी बटी है। ये एक रस औषधि है। आरोग्यवर्धिनी बटी के साथ साथ ही नवायस्लो है, पुनर्वा मंडूर है और कालमेघ नवायस है। इस तरीके से बहुत सी मेडिसिन हैं जो ग्रंथों में इसके लिए वर्णित की गई हैं और फिजिशियन अपने विवेक से पेशेंट की कंडीशन देखकर जिस तरह का वहाँ योग बनाना होता है तो उसे इस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने विवेक से अपना प्रिस्क्रिप्शन उसको लिख सकता है। और पेटेंट मेडिसिन भी के लिए भी ऐसा है कि आज के युग में शायद ही कोई ऐसी आयुर्वेदिक कंपनी हो जो लीवर के लिए कोई ना कोई दवाई ना बना रही हो, बल्कि 1-2 दवाइयाँ तो ऐसी हैं उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया में हर मिनट
एक मेडिसिन का, उस मेडिसिन का एक यूनिट कहीं ना कहीं से सेल हो रहा है। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है लीवर की डिजीज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो मैं फिर अपने दर्शकों से ये कहूँगा कि हेल्दी लिवर, हेल्दी मेटाबॉलिज्म ही आपकी गुड हेल्थ के लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो जो लिवर को जो यकृत के रोगों को पैदा करने वाले जो कारण बताए हैं, एल्कोहल है, भारत तला खाना है, इन चीज़ों से आप हमेशा परहेज करें और जो वायरल से जो बचने वाली जो उपाय हैं उनका सेवन करें, उनको अडॉप्ट करें और आप रोज प्राणायाम और एक्सरसाइज और जो भी उसके लिए निर्दिष्ट आपको आपके कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस के मुताबिक जो जरूरी चीज़ है उसका आपसे उस तरीके की एक्सरसाइज आप करें। अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं या सिंपल ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जिस तरीके भी आपको सूट करता है। और योग उसके लिए बहुत अच्छा है। और प्राणायाम तो मैं खास तौर पे कहूँगा कि जिन लोगों को फैटी लिवर रहता है उनके लिए प्राणायाम का सेवन अमृत तुल्य है। और जो मक्खन निकाली हुई लस्सी जिसे तक्कर संस्कृत में कहते हैं और आम भाषा में हम छाछ बोलते हैं, छाछ का सेवन करना भी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और जिस मौसम में गन्ना शुगर केन अवेलेबल है, गन्ना के रस की बजाय जिन लोगों के दांत ठीक हैं वो गन्ने को चूस सकते हैं। गन्ने के छोटे टुकड़े बना के, जिसे आप पंजाबी में गंडेरी बोलते हैं, उसका सेवन वो कर सकते हैं। तो ये तो लीवर डिजीज़ के बारे में बात होगी। और मैं साथ ही एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि हर शहर में, हर क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। और लुधियाना में तो खास तौर पर लुधियाना का जो मान है, वो जो पुनर्जोत जो आंखों का जो ये संस्थान है, इन्होंने जो पिछले सालों में जो हेल्थ सेक्टर में और वो भी निष्काम भावना से जो काम करके अपने कीर्तिमान बनाए हैं, ऐसी उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। डॉक्टर रमेश खासतौर पर इसमें बड़े समर्पित एक डॉक्टर हैं। और अगर ऐसे ही डॉक्टर हर शहर में, हर ज़्यादा गिनती में मात्रा में हमको मिलें और यही मैसेज सब लोगों तक जाए, तो हेल्थ सेक्टर में मुझे लगता है किसी को किसी चीज़ की कमी आने वाली नहीं है। तो मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनका जो मिशन है वो कामयाबी की ओर बढ़े। और जो सही मानों में जो हमारी ऋषियों की उस वक्त सोच थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि संसार में सब लोग रोग के बिना रहें, रोग के बिना जीवित रहें और सब लोग तरक्की करें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, अगर समाज स्वस्थ है तभी हमारा देश स्वस्थ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु वात्सेन संजीवनी आयुर्वेदशाला ਤੋਂ ਲਿਵਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਡੇ 28 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਦਾ ਔਰ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो उन्होंने चाहिए है कि इस मामले थोड़ी सतर्कता नाल पीन और अपनी बॉडी लिए ध्यान रखन, क्योंकि लिवर बॉडी का सब तो बड़ा ग्लैंड है। अगर वही खराब हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सब तो ज़्यादा ज़रूरी है कि मात्रा 30 ml रोज़ की अलाउड है, इस तो ज़्यादा नहीं पीनी है। कोशिश करो कि हफ्ते एको बारी पी। सैकेंडली एरोबिक्स करन, एक्सरसाइज करन और योगा और प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पुनर्जोत आइस बैंक संस्था वाले ने भी बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने सानू ये मौका दिता, असी इस बारे लोगों को अवेयरनेस दे सकें। मर के भी जीना ता मर के भी जीना ता ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵਾਤਸਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਡੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰयास ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰयास ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਰਲਡ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।